दलित मतदाता चाहे वो जिस भी सब कास्ट का हो किधर जाता हुआ नजर आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। खाली अंधभक्त हैं कि पार्टी को वोट देना, पार्टी को वोट देना, वो देंगे। रोजगार बिल्कुल रहा नहीं। आज जितना भी हमारा युवा है आज उस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो सुसाइड कर रहा है। आने वाले समय में शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं दे पाएगा। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा जो माहौल है इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मायावती करने की कोशिश क्या कर रही है। तो पूरा समाज, दलित समाज ये सोच रहा था कि बहन जी संगठन में या गठबंधन में जाएंगी तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा बीएसपी का। तो फिर बहन मायावती जी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगी? इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद हो सकता है। देश के अंदर ये महसूस कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, तो हमें सबको 85% लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। भाई आप जब सारे दलित समाज के, जो बैकवर्ड समाज की पार्टियां, उनमें सारा गठबंधन है तो फिर आपको भी जाना चाहिए था उसमें। भाई हमारी तो दुश्मन इस टाइम दलित समाज की, मुस्लिम समाज की, बैकवर्ड समाज की भाजपा है। जहाँ जहाँ चंद्रशेखर के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में खड़े हैं दूसरी जगह, वहाँ उन्हें वोट मिलेगा। मेन चैनल हैं वो भाजपा के खरीदे हुए हैं, उनको देखता नहीं, टीवी बंद कर दी लोगों ने घर में। भाई नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर की टीम उत्तर प्रदेश में मौजूद है। हम अलग अलग तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कई ऐसे कोण भी हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल है। इसमें एक है दलित वोट। आखिर मायावती का जिस तरह से ढलान हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, और ख़ासकर जो पिछला विधानसभा का चुनाव रहा उत्तर प्रदेश में, उनका सबसे ख़राब चुनाव में से एक रहा। अब जो ये 2024 का चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश में मायावती किस चुनावी जो दिशा है उसकी तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि मायावती का ढलान सिर्फ उनका अपना ढलान नहीं है, बल्कि एक तरह से पूरे एक समाज के जो राजनीतिक ताकत है उसके ढलान के तौर पर देखा गया। तो एक ऐसी व्यक्ति जो कि दलित समुदाय के लिए एक तरह का प्रतीक बन गई, एक सिंबल बन गई, और एक ऐसी व्यक्ति जिनको भावी प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जा रहा था, आज इस चुनाव में उनकी जिस तरह से ख़राब हालत है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, सोच क्या है, आगे क्या होगा, दलित समाज क्या सोच रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसे कुछ लोगों को आपके सामने इकट्ठा किया है जो सोचने, समझने, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, और वो लोग भी हैं जो मायावती के यहाँ तक पहुँचने के पीछे, मैं कहूँगी, एक तरह का दिमाग, एक तरह का की सोच के साथ जुड़े रहे। काशीराम की लेगेसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लेगेसी, उसी को आगे बढ़ाकर मायावती को एक चेहरे के तौर पे देखा। मेरे साथ बामसेफ से ज़्यादातर जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बामसेफ यानी कि जो बैकवर्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है, बामसेफ उसको कहा जाता है, यानी कि नॉन अपर कास्ट, एक तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी नौकरियों में जो लोग रहे हैं, उनका एक तरह का संगठन। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। महावीर सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, वेद प्रकाश जी हैं, सुरेंद्र सिंह हैं और गजेंद्र सिंह हैं। ज़्यादातर लोग इनमें से सरकारी नौकरियों में रहे हैं और एक शख्स नौकरी में हैं भी, अभी फ़िलहाल रिटायर नहीं हुए हैं। महावीर जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि मायावती की जो राजनीति है, मतलब ये भी देखिए एक अजीब इत्तेफाक है कि हम एक पूरे समाज की राजनीति को एक व्यक्ति के ज़रिए समझ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दौर ऐसा गुजरा है जिसमें मायावती एक पूरे दलित समाज की जो राजनीतिक ताकत और सामाजिक ताकत थी उसकी एक पहचान बन के उभरी, और ऐसा 1-2 साल नहीं, बहुत एक ज़माना रहा। अब अगर समझने की कोशिश करें फ़िलहाल कि मायावती कहाँ हैं, वो क्या कर रही हैं, उन्होंने जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया है उत्तर प्रदेश में, आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? बहन मायावती जी जो आगे बढ़ी और जिन लोगों की वजह से बढ़ी, सत्ता में आने के बाद उन लोगों को उन्होंने नकारना शुरू कर दिया। जो आधार था वो आधार धीरे धीरे खिसकने लगा। बामसेफ के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, उनको साथ रखने के बजाय उन्हें अलग कर दिया। और धीरे धीरे बामसेफ के वे लोग जिन्होंने सन 1978 से बामसेफ में काम किया, जो बामसेफ के सूत्रधार थे या जन्म देने वाले लोग थे, जो बहन मायावती को राजनीति तक लाए, और राजनीति में आने के बाद उन लोगों को प्रताड़ित भी किया, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा। और उनसे एक तरफ कहना चाहिए कि अलग हो गई। वे भी अलग हो गए क्योंकि वो राजनीतिक लोग नहीं थे, सामाजिक लोग थे। और जब सामाजिक लोग अलग हो गए तो उसका दूर दराज देश जो है इस पर असर पड़ा।
और लोग समझे और वो धीरे धीरे उस राजनीति से अलग होने लगे। फिर जब राजनीति में आए, समाज की जो मिलना चाहिए था, जो उसको राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए थे, वो भी जो है नहीं मिल पाए। तो समाज सोचने को मजबूर हो गया कि हमें क्या करना चाहिए, और जब मजबूर हो गया तो उसे कोई ना कोई एक नया नेता की ज़रूरत थी। बीच में उदित राज जी आए, परिसंघ चलाया। उसके बाद अब जो नई राजनीति है भाई चंद्रशेखर जी की, लोगों का जो ध्यान है या महसूस करते हैं कि हमारा भला कहाँ होगा, तो इसलिए धीरे धीरे जो बहन जी का वोट था, या कहना चाहिए बीएसपी का वोट था, वो धीरे धीरे खिसकना शुरू हो गया। खिसक रहा है, ये तो समझना ज़रूरी है, खिसक रहा है। लेकिन अगर चंद्रशेखर का भी जिक्र करें, चलिए मान लेते हैं कि अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो, तो एक सीट पर जीत जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि क्या उनकी पूरी विरासत मायावती की इधर शिफ्ट हो रही है? सबसे बड़ी बात तो इससे पहले कि हम यहाँ पर जिस तरह के डिस्कशन करें, ऐसा लग रहा है पोस्ट मायावती डिस्कशन है कि मायावती के जाने के बाद का, मतलब एक तरह से उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने के बाद। यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है, आप मुझे बताइए वेद प्रकाश जी, कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा जो माहौल है, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मायावती करने की कोशिश क्या कर रही हैं। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप समझ पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके ये चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय निकाला और हम लोगों को मौका दिया बोलने का। देखो, बहन मायावती जी भाई राष्ट्रीय नेता हैं, तो अगली सोच तो उनकी होगी, क्या रही होगी राजनीति की, क्योंकि हम उनके नज़दीक अब है नहीं हैं। अब से 15-16 साल पहले उनके साथ में हम रहे हैं, तो अब पता नहीं क्या राजनीति है उनकी, कैसे वो देख रही हैं अपने को और इस समाज को कैसे देखना चाहती हैं। समाज तो अब उनके हिसाब से, हम सब पूरा समाज, दलित समाज ये सोच रहा था कि बहन जी संगठन में या गठबंधन में जाएंगी तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा बीएसपी का, लेकिन वो क्या सोच के नहीं गई ये तो वो जाने। इसका नुकसान तो ज़रूर होगा बीएसपी को, गठबंधन में ना जाने का नुकसान 100% होना है, क्योंकि इसको पहले देख चुके हैं, विधानसभा के चुनाव में भी हम देख चुके हैं, एक सीट पूरे उत्तर प्रदेश में वो निकाल पाए बिना गठबंधन के, तो नुकसान तो इसमें भी होना ही होना है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन चाहे इंडिया ना सही तो एनडीए में चली जाती, कहीं भी जाते हुआ नहीं, एनडीए में तो जाने का मतलब ही नहीं था उनका। हालांकि वो अब रही हैं, दो बार मुख्यमंत्री भाजपा के सहयोग से रही हैं, उसमें कोई परहेज भी नहीं उन्हें जाने के। भाई जाने का हो सके भाई उसको दूसरी तरह से वो सहयोग देना चाह रही हूँ, ये भी हो सकता है, ऐसा लगता है। खामोशी भी एक हाँ, खामोशी सहयोग मान ही रहे हैं लोग बाग। भाई आप जब सारे दलित समाज के, जो बैकवर्ड समाज की पार्टियां, उनमें सारा गठबंधन है, तो फिर आपको भी जाना चाहिए था उसमें। हम तो ये सोच रहे थे, सारा समाज सोच रहा था जाएंगे तो अच्छा हिसाब रहेगा। अब वो नहीं गई तो वो उनकी सोच है। अब समाज अपने हिसाब से सोच रहा है कि कहाँ किसको क्या करना है। भाई हमारी तो दुश्मन इस टाइम दलित समाज की, मुस्लिम समाज की, बैकवर्ड समाज की भाजपा है, सीधी बात है। हम तो कह रहे हैं कि भाई जिसने हमारे सारे नुकसान कर दिया, सारे आरक्षण को ख़त्म कर दिया, शिक्षा ख़त्म कर दी, रोज़गार ख़त्म कर दिए इस देश के अंदर, तो हम तो नहीं चाहते थे उसको। अब ये इन्होंने पता नहीं क्या सोचा है, ये तो वो जाना है। आपको समझ में आ रहा है गजेंद्र जी, बताइए कि क्या मायावती सोच क्या रही हैं, उनके आसपास के करीबी लोग, मतलब एक तरह का मैं कहूँगी एक पहेली बन गई हैं वो, कि जो समझ में भी आती है और नहीं भी। उनकी खामोशी से साफ तौर पे पता चलता है उनके गठबंधन में ना जाने से कि वोट बट रहा है, वोट बटने का सीधा फ़ायदा बीजेपी को पहुंच रहा है, लेकिन वो सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं। जो वो शेर मुझे याद आ रहा है कि आखिर करना क्या चाहते हैं। जी देखिए, वर्तमान में जो सत्ताधारी सरकार इस समय चल रही है, आप पार्टी चल रही है, वो इतनी मजबूत स्थिति में है कि उसको अकेले हराना बहुत असंभव बात है। कोई भी पार्टी इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है जो हरा सके। तो फिर बहन मायावती जी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगी? इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद हो सकता है, उनका डर भी हो सकता है इसमें, और इनका कोई वित्तीय मामला भी हो सकता है, अपने आप को बचाने का मामला भी हो। समाज कहीं भी जाए, उनको सबसे पहले अपने आप को बचाना है, ये मैसेज आम दलितों में जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि उनके वोटर्स को लगे
कि भाई आज नहीं तो कल बहन जी कुछ ना कुछ हमें करके दिखाएंगी, कुछ ना कुछ हमारा भला होगा, जो उत्पीड़न हमारा हो रहा है वो उस उत्पीड़न से हम बच सकेंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। ये बहुत ही एक गुमनाम मैसेज है जो कि बहुत भारत की राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो यानी जो बातें कही जा रही हैं, ऐसा लगता है कि आप उन्हीं के पे सहमत होते हुए लग रहे हैं कि मायावती ये नहीं चाहती कि भाजपा की सरकार जैसे बाकी लोगों को जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, हेमंत सोरेन जेल में हैं, इसके अलावा अभी और भी देखिए आप मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह अभी आए हैं। तो ये तो बिल्कुल इस तरह की अलोकतांत्रिक पार्टी और लोकतांत्रिक सरकार है। मायावती डर रही हैं कि कहीं उनका भी यही फेट ना बन जाए। जी, फैक्ट है ये उसी स्थिति में जो अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ हो रहा है उससे बचने के लिए ये सब एक तरीका निकाला जा रहा है जो कि उचित नहीं है। किसी भी हालत में इसको सही नहीं माना जा सकता। ये आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बड़े दुख की बात है ये कि एक ऐसी व्यक्ति जो मैं कहूँगी कि फर्श से लेके अर्श तक जाने वाली, खाक से उठी हुई फिनिक्स जिसे कहा जाए, कि जो भारतीय राजनीति में असंभव लगती थी जो चीज़ मायावती ने वो संभव बनाया। और कभी कभी उनको देख के लगता था कि भारतीय लोकतंत्र सफल हो गया अगर मायावती जैसी नेता मुख्यमंत्री बन पाई, और हो सकता है किसी वक्त वो प्रधानमंत्री बनती। कि आज उन्हें छोटी सी चीज, मतलब जितना संघर्ष उन्होंने किया, जेल तो बहुत छोटी चीज़ है उसके आगे, अगर ये मान भी लें कि ये इस तरह की पार्टी और सरकार है। आप मुझे बताइए कि जो दलित समाज है उसके ऊपर मायावती का ये जो उनकी राजनीतिक रूप से इतना कमज़ोर, मैं कह सकती हूँ कि शायद ये एक उनका राजनीतिक अवसान जैसा लग रहा है बिल्कुल, क्या असर पड़ेगा समाज पर? बहन जी, आपको साधुवाद। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक कोटेशन की थी कि अगर कोई भी सत्ता तब तक लंबे समय तक वो स्थिर नहीं रह सकती अगर उसके सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं है। तो इसी बात को सोच करके माननीय काशीराम जी ने जो बामसेप संस्था बनाई थी उसमें 85% लोगों को इकट्ठा किया, बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एंड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। लेकिन जैसे जैसे माननीय काशीराम जी का काम आगे बढ़ता गया तो वो बहुजन समाज को पूरा बना नहीं पाए, और उन्होंने जल्दी में जो है बहुजन समाज पार्टी बनाई। तमाम इच्छाओं को पूरी करते हुए बहुजन समाज इकट्ठा होने की वजह से, ना होने की वजह से वो बहुजन समाज पार्टी बिखर गई। आज अगर हम देश के अंदर ये महसूस कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, तो हमें सबको 85% लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस राजनीतिक स्थिति को थोड़ा दूर रख करके ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो स्थिति है वो सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अगर देश के अंदर लोकतंत्र नहीं तो फिर हम नहीं। तो इस स्थिति को देखते हुए आज को जिसके पीछे ये नेतृत्व हमारे साथ में धोखा दे गया है, तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को अब दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। क्या रास्ता है वो? वो रास्ता अब देखिए धीरे धीरे जो है जो गठबंधन का यहाँ पर आया है, या कह लीजिए कि एक नया सितारा उभरते हुए जो हम देख रहे हैं, अब हम लोगों को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। बिना इकट्ठा किए कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वेद प्रकाश जी, ये तो पूरे एक आंदोलन से उपजी हुई एक प्रतिमा थी मायावती, और मैंने भी अपने तमाम स्टडीज़ के हिसाब से समझा है कि ऐसा नहीं है कि मायावती कोई भी नेता है भारत की, एक आंदोलन रही वो। 50-100 साल में ऐसा कोई नेता मिलता है, तो क्या हमें इतना इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, अब देखिए समय कम है, और इस 10 साल के अंदर जो कुछ हुआ, जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, या ये कह लीजिए तमाम नौकरशाही को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया गया है। सारे रास्ते लोगों के लगभग ख़त्म कर दिए गए हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते। रोज़गार बिल्कुल रहा नहीं। आज जितना भी हमारा युवा है, आज उस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो सुसाइड कर रहा है। आने वाले समय में शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं दे पाएगा। तो फिर ये जिस की कल्पना कर रहे हैं कि हम लोग देश तीसरी शक्ति बन जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, ये विश्व गुरु कैसे बन सकता है? जब देश का 90% आदमी इलिटरेट हो जाएगा तो विश्व गुरु किस चीज़ का? जब पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ के विश्व गुरु बनेंगे? महावीर सिंह जी, ये बताइए कि अब यहाँ इस चुनाव की मैं बात कर लेती हूँ कि इस चुनाव में जो दलित वोटर है, दलितों में हम जानते हैं कास्ट और सब कास्ट अलग अलग तरह की उसमें बटे हुए हैं। मायावती जी की भी अपनी एक कास्ट है,
लेकिन ज़्यादातर एक दलित और बहुजन बैनर के तले, एक झंडे के तले लोग उनके सपोर्ट में आते रहे हैं। एक पूरा दौर गुजरा है जिसमें मुस्लिम मतदाता आंखें मूंद कर मायावती को अपना नेता मानता रहा है, और इस चुनाव में भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। अभी भी हाथी उनके लिए सिंबल है कि ये हमारा सिंबल है। अब मुझे बताइए कि फ़िलहाल आपको इस चुनाव में दलित मतदाता, चाहे वो जिस भी सब कास्ट का हो, किधर जाता हुआ नज़र आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में? जो दलित मतदाता है उत्तर प्रदेश में, वो एक नई सोच लेकर पैदा हुआ। जो हमारा नवयुवक है पूरे प्रदेश में, कोई भी जिला हो, उसकी एक सोच में बदलाव आया। और जो गुलामगिरी चल रही थी, एक जोश पैदा हुआ और उनको एक नया लीडर मिला, चंद्रशेखर, और आज उसके साथ जुड़ा। और वो धीरे धीरे जो वोट जो है, जो बहन जी की उदासीनता है, अब गठबंधन के साथ शामिल ना होना, इसका भी लोगों में बहुत फर्क पड़ा है। अकेले चुनाव लड़ना आज के माहौल में ऐसा नहीं कि वो सफल हो जाएगा आदमी। तो बाकी 79 सीटों पे किसको वोट डाल रहा है दलित समुदाय? चलिए एक सीट पे मान लेते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जीत जाएंगे, दलित सपोर्ट भी है उन्हें, मुस्लिम सपोर्ट भी है और अच्छे चांसेस हैं कि वो जीत सकते हैं। तो बाकी 79 सीटों पे आप क्या देख रहे हैं? जहाँ जहाँ चंद्रशेखर के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में खड़े हैं दूसरी जगह, वहाँ उन्हें वोट मिलेगा। और अलग अलग जगह कहीं ऐसा भी है कि दलित मतदाता है जो उसे नुकसान हुआ बीजेपी से, उसकी सोच ये भी है कि बीजेपी के उम्मीदवार को कौन हराए, कौन हराएगा उसको देंगे वोट। तो उसको वोट दे देगा। वो किस पार्टी का है, क्योंकि गठबंधन का तो एक कैंडिडेट है, चाहे सपा का उम्मीदवार है या कांग्रेस का है, फिर वो उसे वोट देगा। क्योंकि वो ये महसूस कर रहा है कि अगर मैंने बीएसपी को वोट दिया और बीएसपी को और समुदाय का वोट नहीं मिला तो फिर मेरी वोट बेकार जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं इस बार वोट उस आदमी को दो जो बीजेपी को हरा रहा। सोचिए लोगों की बनकारी है। जी हाँ। वोट। सुरेंद्र जी, मुझे बताइए कि अभी भी ये माना जा रहा है कि जो पुरानी जनरेशन है, जैसे मैं कहूँ आपकी जनरेशन है, गांव देहात में रहने वाले दलित, जिनको एक तरह की एक मानवीय गरिमा, एक ह्यूमन डिग्निटी दी मायावती जी ने, और उनको एक तरह का सामाजिक सम्मान दिलवाया, उनको एक इंसान के, मैं कहूँगी, जो गरिमा का जिक्र बार बार हम करते हैं, वो अभी भी उसी पुराने दौर में जी रहा है कि मेरा वोट तो सिर्फ हाथी के लिए, मेरा वोट तो सिर्फ मायावती के लिए। ऐसे लोग हैं क्या, और कितनी बड़ी तादाद में हैं जो सब कुछ ये भी ना सोचते हुए कि दूसरे समुदाय का वोट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनको वोट तो रिजर्व्ड है कि देना है मायावती को? ऐसे लोग हैं? ऐसे लोग तो अब बहुत कम रह गए, कम है? अच्छा। बहुत कम लोग रह गए जो हमारे साथ के थे। बहुत लोग नहीं रह गए। अब नई जनरेशन का ही मामला है। नई जनरेशन अपने रोज़गार को सोच रही है, अपने फ्यूचर को सोच रहे हैं कि भाई हमारा समाज कहाँ से बचेगा। इसलिए वो अब ज़्यादा महत्व नहीं है कि हम बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबकी सोच ये है कि जो भाजपा को हरा रहा हम वहाँ से वोट करना चाहिए। मेन चीज़ तो ये है। और वो लोग जो गांव देहात में हैं अभी, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? हाँ, गांव देहात के लोगों की भी यही समस्या है। वो भी भाई, अब तो गांव देहात के हर घर में तो एक दो दो बच्चे पढ़े लिखे हैं ही हैं। हर घर में एक रोज़गार है, मोबाइल आपके पास, आपका सोशल मीडिया है। अब ऐसा नहीं है कि अब कोई इसके अखबार ही देखेंगे या टीवी देखेंगे। ज़्यादातर लोगों, हमारे लोग तो ये पता चल गया कि जो मेन चैनल हैं वो भाजपा के खरीदे हुए हैं, उनको देखता नहीं। टीवी बंद कर दी लोगों ने घर में भाई। काफ़ी अंधभक्ति है अभी भी, मैं देख रही हूँ मायावती जी को लेकर भी। मैं पिछले 2 साल पहले यहीं बिजनौर से मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी और मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, मायावती वो हमें उन्हें ही वोट देंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो तो ज़मीन पर उतरती नहीं है। तो कहने लगे नहीं, वो बहुत बड़ी नेता है, उनको ज़मीन पर उतरने की अब ज़रूरत नहीं है। ऐसा हर पार्टी में होता है मैडम। भाजपा में भी जो बहुत पुराने दिग्गज हैं, वो जिन्होंने देश की सोच है, जिन्हें रोजगार की सोच है, वो भाजपा को वोट नहीं दे रहा। जो सोन कास्ट वो भी नहीं दे रहा। तो ऐसे इसमें भी और जो बिल्कुल अंधभक्ति है कि देश बर्बाद हो जाए, हमें वोट देना है, तो ऐसे यहाँ भी हैं। हर पार्टी में ऐसे ही हैं भाई। जो ज़मीनी लोग हैं, जिन्हें कुछ देखना ही नहीं अगला, खाली अंधभक्त हैं कि पार्टी को वोट देना, पार्टी को वोट देना, वो देंगे। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स हैं भाई। वोट परसेंटेज तो डाउन होना है इस बार। मतलब ऐसा नहीं है कि बीएसपी का जो वोट है शिफ्ट होके सपा या कांग्रेस को चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा? नहीं, अगर गठबंधन में होते तो शिफ्ट हो जाता है।
एक बहुजन समाज पार्टी का वोट ही ऐसा था ट्रांसफरेबल, जिसको ट्रांसफर करा जा सकता था बहन जी के कहने पर। अब वो है ही नहीं है भाई, अब कहाँ ट्रांसफर होगा? वो तो फिर अपनी मर्जी से सोचेगा कि भाई कौन भाजपा को हरा रहा है। ऐसा नहीं कि बहन जी के कहने से ट्रांसफर अब नहीं हो, अब दिशा ऊपर से है ही नहीं दिशा निर्देश। अंदर तक आने लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने कैसे कैंडिडेट दिया है, तो अपने हिसाब से काम करेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोच रहे हैं। अब आपसे आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस पूरे चुनाव के बाद अगर मायावती जी की वही हालत रहती है, या उनका सबसे ख़राब चुनाव ये एक तरह से माना जा रहा है उनकी कम से कम राजनीतिक करियर का, तो अब क्या होगा? इसके बाद आगे आप क्या देख रहे हैं दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए? और मैं तो कहती हूँ कि पूरा वो एक तबका जिसमें तमाम बैकवर्ड्स, तमाम हाशिए के जो लोग हैं जिन्होंने मायावती जी को अपना नेता माना, उनको किस तरह से देखना होगा? आगे दिशा कैसे मिलेगी? देखिए, चुनाव के बाद ऐसा लगता है कि बीएसपी का चुनाव को देखें अगर, तो भविष्य तो अच्छा नहीं है। और अब दलित लोग ये सोच रहे हैं कि अब हमें इस पार्टी को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर हमें अपने आप को आत्मसम्मान बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो अब पार्टी कहीं भी जाए, अब हमें खुद ही इस चुनाव को देखना होगा। इस बार का चुनाव देखा जाए तो चुनाव ना होके एक क्रांति है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्रांति होगी एक। और उसमें ये नहीं देखा जाए कौन किस पार्टी से है, केवल मतदाता ही इसको जो है अपने सपोर्ट करेंगे। अगर बीजेपी को जो भी पार्टी का कैंडिडेट हराता है, केवल उसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगा, तभी कुछ उनका भविष्य बच पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो कम से कम इस चर्चा के बाद इतना तो हम महसूस कर सकते हैं कि मायावती जो अभी तक इस पूरी पॉलिटिक्स, इस पूरे चुनाव में एक तरह की पहेली बनी हुई थी, अभी तक भी पहेली हैं, और शायद ये पहेली इस चुनाव के बाद सुलझे। मुझे लगता है कई मायनों में ये चुनाव निर्णायक भूमिका निभाएगा। दलित समाज किस तरफ जा रहा है, पिछड़ा समाज किस तरफ वोट देगा, और साथ ही कि क्या ये जो विरासत है दलित राजनीति, क्या चंद्रशेखर जैसे लोगों को ये ट्रांसफ़र होगी, ये आगे जाएगी, या ये जो वैक्यूम, ये पूरा जो एक तरह की खाई बन गई है दलित राजनीति में, क्या ये इसी तरीके से बनी रहेगी आगे आने वाले कुछ सालों में? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।